आदाब अर्ज़ है ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम अवैस इकबाल है और आज हमें भारत के शहर भारत के शहर इंदौर से मोहतरम राहुल खाड़ीकर ने जॉइन किया है। राहुल, मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैंने आपका नाम गलत तरीके से प्रोनाउंस किया हो। और मेरी बड़ी आज खुशकिस्मती है कि आज राहुल के साथ मुझे जो क्रॉस बॉर्डर पर्सपेक्टिव है वो जानने का मौका मिलेगा, क्योंकि मैं जिस पाकिस्तान में पैदा हुआ, मैं जिस पाकिस्तान में पला बढ़ा, उसमें हमें टेक्स्ट बुक्स में यही पढ़ाया जाता है कि 6 सितंबर 1965 की रात में मक्कार दुश्मन भारत ने लाहौर सेक्टर पर हमला किया और पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने दुश्मन के दांत इमली चटाकर खट्टे कर दिए। अब हमें ये बड़े होकर पता चला कि 1948, 1965, 1971 और 1998 और उसके अलावा जो सियाचिन जंग है, उस सब में पाकिस्तानी फौज ने शानदार शिकस्तें हासिल की हैं। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ। इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी रिसालपुर जो है, जिस एयर मार्शल असगर खान के नाम से मौसूम है, जिसको हम असगर खान पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी कहते हैं, असगर खान साहब अपने इंटरव्यू में इस बात का बरमला एतराफ़ कर चुके हैं। तो राहुल, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशंस हैं, उनकी नॉर्मलाइजेशन की कोई उम्मीद है राहुल? ओवैस भाई, सबसे पहले थैंक यू। आपने मुझे इनवाइट किया और आपके साथ ये स्टेज शेयर करने का मौका मिल रहा है, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और आपने बिल्कुल सही बात बोली कि जो-जो चीज़ें पाकिस्तान में बताई गई या सिखाई गई, उसमें कितनी सच्चाई है या कितनी सच्चाई नहीं है, ये तो बहुत एक क्वेश्चनेबल चीज़ है। और रही बात, आपने बोला कि क्या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है? तो ये इम्प्रूवमेंट तभी हो सकता है जब दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो एक ट्रस्ट फैक्टर है, उस ट्रस्ट फैक्टर को रीगेन किया जाए। अदरवाइज़ अभी की जो करंट सिचुएशन है, करंट कंडीशन है, उसमें जो सबसे एक चीज़ जो लैक करती है दोनों कंट्रीज़ में, वो है ट्रस्ट। और इसी इसी लैक ऑफ ट्रस्ट की वजह से जो पॉलिटिकल सिचुएशन है दोनों कंट्रीज़ की, वो ठीक नहीं बैठ पाती। प्लस अगर हम बेसिक्स की बात करें, तो जो-जो चीज़ें गलत चीज़ें पाकिस्तान में टेक्स्ट बुक्स में या एजुकेशन में बच्चों को पढ़ाई जाती है, बच्चों को सिखाई जाती है, उसे इम्प्रूव करना बेहद ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये चीज़ फिर ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि आज एक 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, अगर वो ये कहे कि भारत मेरा दुश्मन है या हिंदू काफ़िर हैं या फिर वो रहने लायक नहीं है या फिर हम उनसे बात नहीं करना चाहते हैं, वो गंदे हैं, जो भी चीज़ है। तो अगर एक 6 साल का, 10 साल का बच्चा अगर ये बात बोलता है, तो इससे खराब बात और कुछ नहीं हो सकती। राहुल भाई, एक बात को आपको समझने की ज़रूरत है कि एक मुहावरा है कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? जी, ठीक है, बराबर। अगर पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है या जो पाकिस्तान मिलिट्री है, अगर वो इंडिया के साथ रिलेशंस नॉर्मलाइज हो जाएंगे, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो ट्रेड रिलेशंस, जो कल्चरल रिलेशंस, एजुकेशनल रिलेशंस, स्पोर्ट्स रिलेशंस रिवाइव हो जाएंगे, तो फिर पाकिस्तान मिलिट्री का जो इंडिया दुश्मनी का चूरन है वो कौन बेचेगा? पाकिस्तान की जो हैवी डिफेंस एक्सपेंडिचर है उसको जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। तो राहुल भाई, एक बात समझने की कोशिश करें और अपने थ्रू अपने इर्द गिर्द के लोगों को समझाने की कोशिश करें कि इन जनरल पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इंडिया के लोगों से बेइंतहा प्यार करते हैं। और इसका एक छोटा सा टेस्ट केस मैं आपके आगे रखता हूं कि पाकिस्तान जो भी इंडियन टूरिस्ट जाता है उसको किस तरह से वहां पर रिसीव किया जाता है। आप करतारपुर कॉरिडोर पे देख सकते हैं, आप लाहौर की अनारकली बाजार में जब वो लोग खाना खाने आते हैं तो लोग उनको जफ्फियां डालते हैं, उनसे पैसे तक वसूल नहीं करते हैं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के प्रोपोगंडे के जेर असर 5 से 6% हाफिज सईद जैसे और मौलाना मसूद अजहर जैसे लोग मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो इंडिया के साथ रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज होना चाहती है। आज पाकिस्तान के
सिनेमा घरों में आप इंडियन फिल्में ओपन कर दें तो आप देखिएगा कि पाकिस्तान के सिनेमा घरों में खिड़की तोड़ रश होगा। मैंने खुद एमएम आलम रोड लाहौर के ऊपर पीके फिल्म देखी, मैंने खुद एमएम आलम रोड लाहौर के ऊपर बेतहाशा इंडियन फिल्म्स देखी वहाँ के सुपर सिनेमा के अंदर। तो ये बात इस बात की गवाही है कि जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है उसमें लोगों को कोई एतराज नहीं है। ये पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है जो चीज़ों को नॉर्मलाइज नहीं होने देती राहुल। बिल्कुल मैं और आपकी इस बात से 100% एग्री करूँगा और शायद यही वजह है कि उन्हें जो अपना बिज़नेस चलाना है, अगर मैं इसको सही टर्म अगर मैं जी जी, मैप कर बिल्कुल पाऊँ बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तान बिल्कुल। आर्मी से, अगर वो ये नहीं इसे ठीक कर देंगे तो वो मैं अपना तो अक्सर बिज़नेस कहता कैसे होता चला हूँ कि पाएँगे? पाकिस्तान आर्मी को कराची स्टॉक एक्सचेंज में एज अ बिजनेस एंटिटी अपने आप को रजिस्टर कर लेना चाहिए। देखिए जी, फर्टिलाइजर्स ये बनाते हैं, सीमेंट ये बनाते हैं, अस्करी बैंक ये चलाते हैं, रियल एस्टेट के अंदर ये लोग हैं, और तो और ये पाकिस्तान के अंदर गोश्त काटने के और गोश्त फरोख्त करने के बिजनेस में भी आ चुके हैं। और मैं अक्सर लोग बात करते होते हैं कि दुनिया के हर देश के लिए, दुनिया के हर मुल्क के लिए एक फौज होती है, लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज के लिए एक पूरा मुल्क हमने इस वक्त बनाया हुआ है। और मैं अक्सर अपने इंडियन ऑडियंस के साथ भी इस बात को एक एज अ थॉट एक्सपेरिमेंट रेज करता हूं, क्वेश्चन कि 1947 में जब पाकिस्तान और इंडिया की सेपरेशन हुई थी तो जो पाकिस्तान और इंडिया की टॉप मिलिट्री ब्रास थी वो इंग्लिश थी। ठीक है, पाकिस्तान के पहले दो आर्मी चीफ्स भी इंग्लिश आर्मी चीफ्स थे, और उसके बाद जो नीचे के ऑफिसर्स थे वो सारे जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के ट्रेंड थे। इवन के जो जनरल ज़ियाउल हक हैं वो भी इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में उनकी तरबियत हुई थी। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जो है उस तरह से डेमोक्रेसी जो है परवान नहीं चढ़ सकी, जबकि इंडिया के अंदर जो मिलिट्री इन्वेंशन है, इंटरवेंशन है, वो हमें नजर नहीं आती। और उसमें एक वाहिद जो डिसाइसिव फैक्टर है राहुल, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का 1947 से लेकर 1964 तक इंडिया की फाउंडेशंस को ठीक करना और इंडिया को स्टीयर करना है। मुझे याद पड़ता है कि मुझे एक दोस्त ने बताया था, इवन शायद अरविंद सहारन ने मुझे बताया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक इंडियन आर्मी चीफ के दफ्तर में बैठे थे तो उनको इंडियन आर्मी चीफ ने ऐसे ही बताया कि अगर इंडिया की जो सिविलियन गवर्नमेंट है परफॉर्म नहीं करती तो हमने बाकायदा टॉपल करने का और गवर्नमेंट जो है अपने हाथ में लेने का मंसूबा तैयार कर रखा है। तो पंडित नेहरू ने बड़े भोले बनकर कहा कि मुझे दिखाइए वो प्लान। तो इंडियन आर्मी चीफ ने दिखा दिया। तो उसके बाद पंडित नेहरू वो देखकर प्लान वापस आ गए। प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट पहुंचने के बाद उन्होंने जो पहला हुक्म सादर किया वो ये था कि उस इंडियन मिलिट्री चीफ की जो बड़ी रेजिडेंस थी वो छीन कर उसको एक छोटी सी रेजिडेंस में शिफ्ट करके ये पैगाम दिया गया कि बी इन योर लिमिट्स। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो डिसाइसिव फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया की जो मिलिट्रीज हैं उनके किरदार का है। पाकिस्तान में हर चीज जो है मिलिट्री के गिर्द रिवॉल्व करती है, जबकि इंडिया के अंदर हर चीज जो है वो इकोनॉमी के गिर्द रिवॉल्व करती है राहुल। एब्सोल्युटली आपने आपने बिल्कुल सही बात बोली और मैं इसे सिर्फ मिलिट्री के पर्सपेक्टिव में बात नहीं करूँगा। इंडिया में जितने भी अदारे हैं, वो हर इंस्टीट्यूशन अपने-अपने लिमिट में ही काम करते हैं। वो कभी भी कहीं भी अपनी लिमिट छोड़ के या अपनी लिमिट क्रॉस करके करके किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं करते हैं। फिर वो गवर्नमेंट हो, फिर वो कोर्ट हो, फिर वो मिलिट्री हो या फिर वो कोई और भी हो। और ये चीज़ पाकिस्तान में बहुत बड़ी एक मिसिंग फैक्टर है कि वहाँ पर जो भी चीज़ है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान मिलिट्री है, अदरवाइज़ और कोई नहीं। अगर अभी हम लोग पाकिस्तान के इलेक्शन के हवाले से भी अगर मैं आपको इस बारे में बात करूँ, तो इलेक्शन हो रहा है, ये शायद सिर्फ़ एक दुनिया को बताने के लिए इलेक्शन शायद हो रहा है, पर शायद कौन आएगा, ये पहले से उन्होंने पीछे से डिसाइड किया हुआ है या कौन जाएगा, ये भी वो पीछे से डिसाइड करके रखते हैं। तो ये चीज़ कंट्री के लिए काफ़ी नुकसानदायक बात होती है और इनफैक्ट आपने कई बार ये भी सुना होगा इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के मुँह से कि पाकिस्तान में किससे बात की जाए यही समझ में नहीं आता। कि पाकिस्तान हम्म। में वहाँ के आर्मी चीफ से बात की जाए, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से बात की जाए या वहाँ के किसी और एक्स-वाई-ज़ेड बंदे से बात की जाए। तो जब एक थॉट प्रोसेस एक क्लैरिटी ही नहीं होगी इंटरनल गवर्नमेंट में, तो
कहीं प्रोग्रेस होगी ही नहीं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हम लोग इंडियन पर्सपेक्टिव से बात नहीं करेंगे। अगर किसी कंट्री के अंदर आपको ग्रोथ चाहिए, तो आपको इन्वेस्टमेंट लाना होगा, आपको इंडस्ट्रीज़ डेवलप करनी पड़ेंगी और वो इंडस्ट्रीज़, वो इन्वेस्टमेंट तभी आएगा जब कंट्री में स्टेबिलिटी होगी। और अगर किसी भी कंट्री में अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो वहाँ पर कोई भी बाहर का इन्वेस्टर वहाँ पर इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करेगा। आज आप देख लीजिए तारीख में पाकिस्तान की, जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, आज तक एक भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं है जिसने अपना टेन्योर पूरा किया हो, राइट? और इंडिया में अगर आप उसके कंपैरिजन में देखेंगे, तो जैसी सिचुएशन पाकिस्तान में रही, वैसी कभी भी इंडिया में नहीं रही। हम्म। सो ये एक बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस है। अगर हम डेमोक्रेसी की भी बात करें, तो डेमोक्रेसी सिर्फ एक टॉप लेवल पे नहीं होती जिसके अंदर हम प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं या फिर हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं। अगर हम मैं आपको अगर इंडियन डेमोक्रेसी की बात बताऊं, तो इंडियन डेमोक्रेसी बहुत रूट से चालू होती है, बहुत रूट से लेके फिर वो टॉप लेवल तक जाती है। अगर हम्म। मैं इसको आपको टॉप टू बॉटम अप्रोच अगर मैं 2 मिनट में एक्सप्लेन करूं, तो आप एक जनरल इलेक्शन के ज़रिए आप आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सिलेक्ट करते हैं और फिर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिस पार्टी का होता है, उस पार्टी का लीडर प्राइम मिनिस्टर बनता है। ये एक देश के पर्सपेक्टिव की बात हो गई। फिर आप जिस स्टेट में रहते हैं, राइट? जैसे पाकिस्तान में भी स्टेट्स हैं, पंजाब है, बलूचिस्तान है, सिंध है, उसी तरह से भारत में भी 28 स्टेट्स हैं, यूएस में 50 स्टेट्स हैं। तो भारत में भी हर स्टेट में इलेक्शन होता है और उस इलेक्शन उस स्टेट का जो, जैसे देश का एक प्राइम मिनिस्टर होता है, वैसे ही स्टेट का एक चीफ मिनिस्टर होता है। फिर अगर हम स्टेट के अंदर जाएं, तो एक सिटी, तो सिटी के अंदर भी उसी लेवल के इलेक्शन होते हैं और फिर वहाँ का एक मेयर होता है और वहाँ के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेंबर्स होते हैं। तो और अगर इस सिटी की बात करें, अगर गांव की बात करें, तो गांव में भी एक सरपंच होता है और उस सरपंच के अंडर में कुछ पंच होते हैं और वो उस गांव की डेवलपमेंट को हैंडल करते हैं। अच्छा तो जो राहुल, ये सिस्टम आपने जो एक्सप्लेन किया है तकरीबन मोर और लेस सेम सिस्टम जो है वो पाकिस्तान में भी जी इन पेपर एग्जिस्ट करता है। और आपको एक बहुत ही मैं मज़े की बात बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जब भी मिलिट्री डिक्टेटरशिप आती है ना, जैसे जनरल अयूब का दौर था, जनरल याहिया का दौर था, जनरल ज़ियाउल हक का दौर था, तो उसमें जो लोकल बॉडीज होती हैं ना, जो कि आपके शहर की हुकूमतें होती हैं, उन्हें बाकायदा जी स्ट्रेंथन किया जाता है, ठीक है। और एग्जैक्टली उसकी उसकी वजह सिर्फ ये होती है ताकि लोगों को ये एहसास दिलाया जा सके कि भाई आपके पास जो बेसिक लेवल की डेमोक्रेसी है वो एग्जिस्ट करती है और हमने मुल्क व कौम के वसी तर मफाद में सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद की हुकूमत जो है संभाली हुई है। इस वक्त राहुल जो सबसे बड़ा हमारा कंसर्न ये है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब तक उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो पाकिस्तान को तरक्की करने के मौके आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान के जो अमीर लोग हैं वो अपना पैसा पाकिस्तान से निकालकर बांग्लादेश में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के राइट अमीर लोग अपना पैसा पाकिस्तान से निकालकर दुबई में, यूरोप में, अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और शायद ये बात सुनकर आप हैरान रह जाएं, मुझे एक मेरे दोस्त ने बताई जो कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म से वाबस्ता है, कि जो कनाडा का वेस्ट कोस्ट पर मशहूर शहर है वैंकूवर, जो कि अमेरिकन सिटी सियाटल से कुछ ही फासले के ऊपर है, वैंकूवर में जो 35% रेंटल प्रॉपर्टी है वो पाकिस्तानी जर्नैलों की मिल्कियत है। तो आप ओ अंदाजा लगाइए कि इंडियन जर्नैल तो उस अय्याशी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और मैं अक्सर अजराह तफन्नुन या मजाक के अंदर कहा करता हूं कि जब इंडियन आर्मी चीफ की प्रमोशन हुई तो उन्होंने अपनी बेगम को कहा कि बताओ फिर तुम्हें मुझ पर फख्र है कि नहीं। तो इंडियन आर्मी चीफ की बेगम ने कहा जाओ जी, इतने तुम काम के होते तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ होते। बिल्कुल। और मैं आपको इसी का एक एग्जांपल दूंगा कि जब कभी भी इंडियन एयरफोर्स का कोई भी टॉप लेवल जनरल जनरल अगर रिटायर होता है, तो उसके पास कोई बहुत बड़ा बंगला नहीं होता है, कोई बहुत सारी दौलत नहीं होती है, उसके पास हार्डली 2 BHK 3 BHK कोई फ्लैट होता है या जिसके अंदर वो रहता है। सीरियसली?
एग्ज़ैक्टली। तो किसी भी एक जनरल के पास में आपने करोड़ों अरबों रुपए नहीं देखे होंगे, उसकी कोई बहुत सारी दौलत नहीं देखी होगी, या उस जनरल बड़े की नालायक हैं आपके जर्नैल, किसी बड़े नालायक हैं दूसरे आपके देश जर्नैल। में कोई बहुत बड़ा बैंक बैलेंस नहीं होगा। कसम से बहुत नालायक हैं आपके जर्नैल। उनको पाकिस्तान, उनको दौलत कमानी नहीं आती। उनको चाहिए कि फौरन से पहले अपने पाकिस्तानी साथियों से सीखें, उनसे दुबई में कोई खुफिया मीटिंग ही कर लें, उनसे बताएं कि जनाब किस तरह से पैसे कमाए जाते हैं। और पाकिस्तान के अंदर तो बाकायदा जब आप कर्नल से ऊपर जाना शुरू होते हैं तो आपको प्लॉट मिलना शुरू हो जाते हैं। फिर वो प्लॉट बेचकर एक प्लॉट, दूसरा प्लॉट, फिर तीसरी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी। मैं 2 साल पहले अजरबैजान के कैपिटल बाकू में मौजूद था और वहां पर हमें एक ट्रैवल गाइड मिली राहुल, जिनका नाम था शफक। वो हमें, क्योंकि बाकू के अंदर बहुत कम जो लोग हैं वो इंग्लिश समझते हैं, तो हुँ। शफक जो थी वो अंग्रेजी जबान समझ भी सकती थी, बोल भी सकती थी। और वो कहने लगी मेरे और मेरे दोस्त को कि मैं आपको ट्रांसलेशन की और गाइड की फैसिलिटीज प्रोवाइड करूंगी 100 मनात में, सुबह से लेकर शाम तक। तो ऐसे ही मैंने बातों बातों में उससे पूछा कि आपके वालिद क्या करते हैं, तो उसने मुझे बताया कि उसके वालिद जो हैं अजरबैजान की मिलिट्री में सर्विंग कर्नल हैं, और वो सिर्फ अपना यूनिवर्सिटी का खर्च उठाने के लिए ये ट्रैवल गाइड करती है जब सीजन होता है। तो पाकिस्तान के अंदर तो पाकिस्तान की मिलिट्री के जो ऑफिसर्स की बेटियां हैं वो शहजादियों की तरह रखा जाता है उनको। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो जब तक अपने आप को बैरकों तक, और पाकिस्तान का मुल्ला जो है जब तक अपने आप को मस्जिद तक महदूद नहीं करेगा, पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स जो हैं वो कभी सॉल्व नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि इंडिया में प्रॉब्लम्स नहीं हैं, क्योंकि हमें बार बार पाकिस्तान के जो एक्सट्रीम राइट विंग का तबका है वो हमें तनकीद करते हुए ये कहता है कि भाई आपको इंडिया इतना पसंद है तो आप इंडिया चले जाओ। तो मैं उनको ये बताता हूं कि मेरे आबाओ अजदाद जो हैं वो पिछले 5,000 साल से इंडियन हैं। ठीक है, अगर बराबर। 1976 के ईस्ट जर्मनी के अंदर कोई ये कहता था कि तुम्हें वेस्ट जर्मनी इतना पसंद है तो तुम वेस्ट जर्मनी चले जाओ, तो 1989 में सबने जो बर्लिन वॉल है वो गिरते देख ली। इस वक्त बहुत सारे इंडियंस भी ये नहीं चाहते कि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो दोबारा एक हों। चलें आप ना एक हों, लेकिन आप कम अज कम यूरोपियन यूनियन की तरह अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज तो कर सकते हैं। और मैं अक्सर पाकिस्तानियों को ये सलाह देता होता हूं कि इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशंस जो हैं वो इंडिया के मफाद में नहीं, पाकिस्तान के अपने बिल्कुल मफाद में सही है। बात है, आप बिल्कुल सही बात अंदाजा है। कीजिए कि पाकिस्तान में जब 2022 के फ्लड्स के बाद प्याज की शॉर्टेज हुई, तो ये कहा गया कि जनाब इंडिया से प्याज मंगवा लिया जाए। अब इंडिया से कैसे प्याज मंगवा लिया जाए, इंडिया तो हमारा जानी दुश्मन है। इंडिया से प्याज आना शुरू हुआ तो पाकिस्तान मिलिट्री का जो इंडिया दुश्मनी का बयानिया है वो कौन खरीदेगा। तो वो कौन जनाब खरीदेगा? जो प्याज लाहौर से अमृतसर क्या कहते हैं 25 से 30 रुपए किलो में आ सकता था, वो प्याज जो है यूएई से मंगवाया गया और पाकिस्तान के लोगों को बताया गया कि जनाब ये प्याज हमने यूएई से मंगवाया है, हालांकि यूएई ने वो प्याज इंडिया से मंगवाया था। तो जो राइट। प्याज अमृतसर से लाहौर जो है 1 घंटे में पहुंच सकता था, 25 से 30 रुपए किलो में मिल सकता था, वो प्याज पहले वहां से दुबई गया और दुबई से पाकिस्तान लाकर 200-300 रुपए किलो लाकर बेचा गया। ये हाल है पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का और पाकिस्तान की इंतहाई जो लायक और काबिल समझे जाने वाली ब्यूरोक्रेसी का। राहुल, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात बोली। और ना सिर्फ़ हम लोग प्याज़ की बात करें, पर आज आज भी पाकिस्तान में जितनी रोज़मर्रा की चीज़ें इस्तेमाल में होती है, मैक्सिमम चीज़ें इंडिया से ही वहाँ पर जाती है, वाया दुबई होते हुए। तो और ये बात भी आपने बिल्कुल बोली कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में अगर ट्रेड होता है या फिर अगर रिश्ते ठीक होते हैं, तो वो इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान की ज़रूरत है। जी हाँ। आज 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 अगर मैं टू बी ब्लंट और मैं अगर एकदम स्ट्रेट शब्दों में कहूँ, तो आज पाकिस्तान जो है वो इंडिया के लिए नॉन एक्जिस्टेंट कंट्री है। हम्म। पाकिस्तान है या फिर नहीं है, पाकिस्तान अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, इससे इंडिया की ग्रोथ में, इंडिया की प्रोग्रेस में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर अगर पाकिस्तान सच में ये सोचे कि उसे भी आगे बढ़ना है, उसे भी प्रोग्रेस करना है, तो उसे कहीं न कहीं अपने बेसिक्स पे जाना होगा। जो कंसर्न है इंडिया के, उसे सॉल्व करना होगा, उसे एड्रेस करना होगा और फिर आगे बढ़ना होगा। मैं तो राहुल ही आपसे वो मैं आगे मैं बढ़ राहुल सकता है। आपसे ये जानना चाहूंगा कि इंडिया के लोगों के पाकिस्तान को लेकर क्या कंसर्न्स हैं। राइट। ओएस भाई, सबसे पहले जो चीज़ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में या पॉलिटिकल जो लोग हैं वो भी ये कहते हैं कि
भारत में जो भी टेररिज्म हुआ या फिर जो भी बड़ी-बड़ी इवेंट्स हुए, जिसके अंदर डायरेक्टली, इनडायरेक्टली कहीं न कहीं पाकिस्तान से रिलेटेड लोग या पाकिस्तान रूट से रिलेटेड लोग इन्वॉल्व रहे। और उससे रिलेटेड जो उन्होंने इनको एविडेंस दिए, उनके ऊपर पाकिस्तान को जैसा एक्शन लेना चाहिए, वैसा शायद पाकिस्तान एक्शन नहीं लिया। चलें आप यहीं रुक जाएं, हम सबसे पहले टेररिज्म के इशू पर बात करते हैं। बिल्कुल, अब इस बात में राहुल भाई कोई दो राय नहीं है कि इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर अगर अटैक होता है या जो मुंबई हमले हैं उन पर मुंबई अटैक्स होते हैं, जो इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर अटैक था उसमें मौलाना मसूद अजहर जो थे वो इन्वॉल्व थे। जो मुंबई अटैक्स थे उसके अंदर हाफिज सईद और उनके चमचे जकीउर रहमान लखवी साहब इन्वॉल्व थे। और बाकायदा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने 2015 के अंदर पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है, जो कि उस वक्त जनरल राहील शरीफ आर्मी चीफ थे, उनको ये कहा कि भाई आप लोगों को अपनी हरकतें ठीक करने की जरूरत है, इस तरह से पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल बरादरी में तनहा रह जाएगा और जो आपका FATF है उसमें पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में शामिल है आप लोगों की इन हरकतों की वजह से। तो बजाय इसके कि पाकिस्तान की मिलिट्री अपनी हरकतों को सीधा करती, पाकिस्तान की मिलिट्री ने बाकायदा साजिश करके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को उनके ओहदे से हटा दिया। ये अलग बात है कि नवाज शरीफ जो है अब दोबारा से मिलिट्री के साथ डील करके आ रहे हैं। तो मैं आपके थ्रू इंडिया के सारे लोगों को ये बताना चाहता हूं कि अवैस इकबाल या कराची में या खानेवाल में या मुल्तान में या पेशावर में या कोयटा में रहने वाला कोई भी आम पाकिस्तानी ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान से टेररिस्ट इंडिया में जाकर टेररिज्म करें, आतंकवाद फैलाएं। ये पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं ये उनकी गेम है ना सर। ठीक है, वो हाफिज सईद को सपोर्ट करते हैं, वो हाफिज सईद को लाहौर में प्रोटेक्ट करते हैं, वो उनको फंड करते हैं। तो उन लोगों के जराइम की सजा इंडियन लोगों को, पाकिस्तानी लोगों को नहीं देनी चाहिए। आप प्लीज इस बात को समझें कि पाकिस्तान के लोगों की जो विल है वो पाक इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। ये पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है जो इन आतंकवादियों को, इन दहशतगर्दों को स्पॉन्सर करती है और उनको बाकायदा इंडिया के अंदर भेजती है और उसके बाद वो टेररिज्म फैलता है और नफरत फैलती है। राहुल, आपकी टेररिज्म वाली बात का जवाब ये है। बिल्कुल सही बात बोली। और जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट वाली बात आपने बोली कि आप एक नॉर्मल किसी इंडियन पर्सन से बात करें, किसी पाकिस्तानी पर्सन से बात करें, तो उनको आम लोगों से रिलेटेड कोई भी गुरेज नहीं होता है। जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, तो मुझे आपसे कोई गुरेज नहीं है, आपको मुझसे कोई गुरेज नहीं है, बिल्कुल नहीं राइट? है। बिल्कुल, हम लोग बहुत अच्छे से आपस में हर टॉपिक के ऊपर अपने-अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं और बात कर रहे हैं। किसी चीज़ से हम एग्री हो सकते हैं, किसी से डिसएग्री हो सकते हैं, राइट? पर जो आपने अभी बात ये बोली कि इसके पीछे पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान मिलिट्री का बहुत बड़ा रोल है। पर क्या उन्हें ये बात समझ में नहीं आती कि इन सब चीज़ों से हमारी ही कंट्री ग्रे लिस्ट में है या हमारी ही कंट्री प्रोग्रेस नहीं कर रही है। एक धंधा, तरफ पूरा धंधा, मैंने आपसे कहा ना, एग्ज़ैक्टली घोड़ा, एक तरफ घोड़ा, पूरा घोड़ा, वर्ल्ड जी हाँ। एक तरफ पूरा वर्ल्ड जो है वो प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ रहा है और हम जो है वो इन दकियानूसी बातों की तरफ लेके बैठे हुए हैं जिससे हम प्रोग्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं। हम हमारी आने वाली जनरेशन को अ, अच्छी सीख नहीं दे रहे हैं। हम उनके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं बना पा रहे हैं। तो हम कैसे एक अच्छी कंट्री की तरह आगे बढ़ेंगे? मैंने मैंने आपसे फिर यही कहा ना कि जब शेर के मुंह को खून लग जाए तो वो फिर शिकार करने से बाज नहीं आता है। तो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ना पावर का खून लग चुका है। तो अगर उनको ये बात समझ आ जाए कि पाकिस्तान और इंडिया के अच्छे रिलेशंस में पाकिस्तान के लोगों की भलाई है, तो उससे तो फिर उनकी जो पावर है वो कम हो जाएगी। और अगर मोहल्ले के अंदर चोरियां होना कम हो जाएं तो फिर चौकीदार को तो कोई लिफ्ट ही नहीं कराएगा। तो फिर अगर कोई एग्ज़ैक्टली, चौकीदार को कोई लिफ्ट नहीं कराएगा तो फिर चौकीदार तो अपने आप को लेफ्ट आउट फील करेगा। तो इसलिए ये चौकीदार के अपने मफाद में है कि मोहल्ले में चोरियां होती रहें, मोहल्ले में लड़ाई दंगा फसाद होता रहे, ताकि आप जिस शहर इंदौर में है उसमें राहत इंदौरी साहब का बड़ा मशहूर शेर जो कि मैंने आपके साथ फोन कॉन्वर्सेशन में आपको सुनाया था कि बराबर। सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, पता तो करो चुनाव है क्या। चुनाव है क्या? तो इसलिए पाकिस्तान और इंडिया जो है उनके रिलेशंस को नॉर्मलाइज करना जो है वो पाकिस्तान के लोगों के मफाद में है।
और आहिस्ता आहिस्ता मेरी और आपकी गुफ्तगू से जो सॉफ्ट रेवोल्यूशन आएगा वही एक परमानेंट रेवोल्यूशन की बुनियाद रखेगा। आप यकीन करें कि मेरी अम्मा जो हैं उनका ताल्लुक सियालकोट से है और उनके जो कजन्स थे वो लाहौर में रहा करते थे, और मेरी अम्मा मुझे ये बताती हैं कि जब 1960 में या 1959 में दलीप कुमार जी की फिल्म मुगले आजम रिलीज हुई तो बाकायदा वो दूरदर्शन के ऊपर एयर की गई। ठीक है, उस जमाने में तो वो जी, यूट्यूब इंटरनेट नहीं बराबर। होता था। तो मेरी अम्मी के जो लाहौर से कजन्स थे वो बाकायदा लाहौर से ट्रेवल करके सियालकोट आए कि दूरदर्शन के ऊपर मुगले आजम फिल्म के दर्शन कर सकें। तो इस वक्त और पाकिस्तान के लोगों को ये भी नहीं पता कि जब जनवरी 1948 में मोहनदास करमचंद गांधी को नथुराम गॉडसे ने गोली मारकर कत्ल किया था और गांधी जी ने पाकिस्तान को उसका फाइनेंशियल हिस्सा देने के लिए व्रत रखा हुआ था, तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के अंदर 3 रोजा सरकारी सोग का ऐलान किया था और पाकिस्तान का जो परचम था सरनेगू यानी हाफ मास्ट रहा था। और पाकिस्तान जो है और इंडिया जो है वो बहुत अरसे तक जो इनिशियली जो ट्रेड रिलेशंस हैं उनको एंजॉय भी करते रहे हैं। पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर दानिश्वर हैं वजाहत मसूद साहब, हमारे उस्ताद भी हैं, और क्या कहते हैं वो, मैंने उनसे एक दफ़ा ये सवाल किया कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस जो थे वो शुरू में इतने ज़्यादा बुरे नहीं थे, आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर बहुत ज़्यादा खराबी पैदा हुई, क्यों? तो उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात की राहुल जी, वो ये कहा कि जब आपकी लाइट जाती है ना तो फ्रिज के अंदर कुछ देर तक चीज़ें ठंडी रहती हैं। ठीक है, तो उसके बाद जब वो चीज़ें गर्म होना शुरू होती हैं तो उसके बाद वो लाइट जाने का पता चलता है। तो वो जो इनिशियली जो थोड़ा सा रिलेटिवली पीस का पीरियड था वो लाइट जाने के बाद फ्रिज में चीज़ें ठंडी होने का पीरियड था, और उसके बाद हमने देखा कि ग्रेजुअली पाकिस्तान का जो करिकुलम है, पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें एंटी इंडिया स्टांस को बाकायदा प्रमोट किया गया। मैं खुद आपके सामने इस बात का एतराफ़ करना चाहता हूं कि जब तक मुझे अकल नहीं आई थी तब तक स्कूल कॉलेज के अंदर हम जो तकारीर किया करते थे उसमें हम इंडिया के खिलाफ बोला करते थे। हमारे स्टूडेंट्स जो हैं हमारे ऊपर तालियां बजाया करते थे, हमारे असातिज़ा हमें शाबाश दिया करते थे, और हमें ऐसे ड्रामे दिखाए जाते थे कि जनाब हम कश्मीर में जाकर जिहाद करेंगे और उसके बाद हम जालिम भारतीयों से कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे। वो तो जब मैं पाकिस्तान से बाहर आया और मैंने देखा कि जो कश्मीरी हैं वो तो बहुत खुश हैं। भाई किसी का दिमाग खराब है कि 82 रुपए का डॉलर छोड़कर 280 रुपए का डॉलर खरीदेगा, किसी का दिमाग खराब है कि 10 रुपए का बिजली का यूनिट छोड़कर अब वो 50 रुपए का 40 रुपए का बिजली का यूनिट खरीदेगा। तो मसला ये है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है जब तक पाकिस्तान की नंबर 1 प्रायोरिटी नहीं होगी तब तक पाकिस्तान, राहुल भाई, आगे नहीं जा पाएगा। एग्जैक्टली exactly. आपने आपने यहाँ पर कुछ एक दो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली, उसी से रिलेटेड मैं कुछ कनेक्टिंग बातें बोलना चाहूँगा। कश्मीर से रिलेटेड आपने बात बोली, आज 2019 के बाद से कश्मीर में जो डेवलपमेंट हो रहा है जी हाँ, वो इट इज माइंड ब्लोइंग। उसके पहले वो कभी उतना डेवलपमेंट शायद कश्मीर रीजन में उन लोगों ने देखा ही नहीं बिल्कुल होगा, ठीक बात है। और राइट? मैं इस बात फिर का पूरा क्रेडिट जो है नरेंद्र मोदी को दूंगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और आपने आपने एक और बात बोली कि आप जब बच्चे थे, छोटे थे, तो आप ऐसी तकरीर किया करते थे जिसके अंदर आप सॉरी सॉरी, मुझे मुझे पता उसके नहीं अंदर था। आप भारत के अगेंस्ट बोला करते थे और तालियां मिलती थी। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी बेटी है, वो 11 साल की है, वो भी 6th स्टैंडर्ड में है। उसे 4th स्टैंडर्ड तक ये पता ही नहीं था कि भारत के बाहर या भारत के पड़ोस में पाकिस्तान नाम का भी कोई देश है, क्योंकि उन्हें कभी पाकिस्तान या जंग या नफरत ये कभी सिखाई ही नहीं गई स्कूल में। पूरे इंडियन करिकुलम सिस्टम को आप केजी से लेके 12th तक अगर आप स्कैन करेंगे तो कहीं आपको वॉर नहीं मिलेगी, कहीं आपको नफरत नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। वो तो नहीं अभी तो ये जब 5th इंडियन 6th स्टैंडर्ड में उन्हें जियोपॉलिटिकल स्ट्रक्चर उन्हें सिखाया जाता है, तो उन्हें बताया जाता है कि ये इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं, सारी चीजें। तो तो वो इंडियन इंडियन सिलेबस के अंदर, मैंने इंडियन सिलेबस नहीं देखा है, स्कूल करिकुलम नहीं देखा है, उसके अंदर एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट शामिल नहीं है राहुल। नहीं है। उसके अंदर आपको 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 बच्चों को कोई भी ऐसी चीज कि ये पाकिस्तान है, ये हमारा दुश्मन है, या इससे हमारी इतनी वॉर हुई है, ये जीती है, जो हुआ, ये कुछ नहीं बताया जाता। क्योंकि उन्हें फोकस किया जाता है कि उनके मैथ्स के ऊपर, उनके साइंस के ऊपर, उनके ईवीएस के ऊपर, इन जी सब्जेक्ट्स हाँ। के ऊपर फोकस किया जाता है। हम्म। तभी बच्चों का माइंड उस हिसाब से डेवलप होता है। और आज इसी मेरी वजह से बेटी राहुल जो इंडियंस हैं वो, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ,
कि इंडियंस जो हैं वो मैथ्स में, साइंसेस में, फिजिक्स में, सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। एग्जैक्टली। पाकिस्तानी जो है वो चिकन कढ़ाई में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, खत्म नबूवत में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। उसके बाद पाकिस्तानी जो है वो लड़ाई झगड़े दंगे फसाद में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। हर दफ़ा ये कहते हैं कि हम इंडिया को दुश्मन मुल्क है, उसको हम वर्ल्ड कप में हरा कर ही दम लेंगे, और हर दफ़ा वर्ल्ड कप में हार कर आ जाते हैं। तो मुझे मसला ये नहीं है कि मेरे अंदर का जो पाकिस्तानी है वो एंटी इंडिया स्टांस को लेकर थोड़ा सा सवाल करता है। मुझे मसला ये है कि आपसे ज्यादा मैं पाकिस्तान के लोगों से ये अपील करता हूं कि जब तक आपको ये बात समझ नहीं आएगी कि पाकिस्तान और इंडिया के लोगों का पीपल टू पीपल कांटेक्ट कितना जरूरी है, उनके इकोनॉमिक रिलेशंस, उनके ट्रेड रिलेशंस कितने जरूरी हैं, तब तक आप ये गुलामी की जंजीरें नहीं तोड़ सकेंगे। राहुल, अब इस वक्त एक स्टेलमेट की सिचुएशन है, एक डेड लॉक है, एक बंद गली है। ठीक है, पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इस कैद से आज़ादी चाहते हैं। ठीक है, मैं अक्सर इनको बताता होता हूं कि पाकिस्तान जो है ना, उन्हें श्रीनगर आज़ाद करवाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें इस्लामाबाद आज़ाद करवाने की ज़रूरत है रावलपिंडी के शिकंजे से। तो अब पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों के मफाद के बरक्स अगर पाकिस्तान की मिलिट्री कोई भी डिसीजन लेती है, इंडियन फिल्मों को बैन करती है, इंडियन कल्चर को बैन करती है, आप बड़े मजे की बात ये देखें कि जो पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर्स इंडिया के खिलाफ लड़ने के लिए बाकायदा हल्फ उठाते हैं, इंडिया को अपना दुश्मन समझते हैं, वो अपनी शादी की मेहंदी में दिल तो पागल है कि गाने के ऊपर डांस कर रहे एग्जैक्टली। होते हैं। ठीक है, मेहंदी लगा कर रखना, डोली सजा के रखना, उनकी जब वो छुट्टी के ऊपर लाहौर की लिबर्टी में गाड़ियां चला रहे होते हैं तो वो लता जी के गाने सुन रहे होते हैं, वो किशोर जी के गाने सुन रहे होते हैं। ये वो कल्चरल सॉफ्ट पावर है जिसका कोई भी काउंटर जवाब जो है पाकिस्तान की जानिब से अच्छे ड्रामों के अलावा प्रोड्यूस नहीं किया गया। मुझे नहीं समझ आती कि इंडिया जो है वो अच्छे ड्रामे क्यों नहीं बनाता और पाकिस्तान जो है अच्छी फिल्में क्यों नहीं बनाता। इंडियन फिल्मों का कोई जवाब नहीं है और पाकिस्तानी ड्रामों का कोई जवाब नहीं है। ठीक है, और मुझे कभी कभार इंडियन ड्रामे देखकर ऐसा लगता है कि वो बाकायदा शायद पाकिस्तान में शूट किए गए हैं। सॉरी, ऑन अ लाइटर मोड, मेरा मकसद क्रिटिसिज्म करना नहीं था। वो इंडियन ड्रामों के अंदर वो जो सास भी कभी बहू थी, इस तरह के वो जो हैवी मेकअप, हैवी लाइट्स, वो थोड़े से रियलिटी से मुझे मुझे दूर लगते हैं। ये मेरी जाती राय है, हो सकता है मैं गलत हूं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के और इंडिया के जो लोग हैं वो एक स्टेलमेट की सिचुएशन में है, डेडलॉक की सिचुएशन में है। तो मुझे ये बताइएगा इसका क्या हल है राहुल आपकी नजर में? देखिए, सबसे पहले जो आप अभी हम लोग इसके पहले थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा अगर मैं एक और बात करूं तो कहीं ना कहीं एक आवाज़ ज़रूर निकलनी चाहिए या एक आवाज़ निकल रही है, ऐसा मुझे लगता है। भले ही वो कम परसेंटेज में हो, पर पाकिस्तान से भी वो आवाज़ निकल रही है कि हमने जो इतने सालों तक, 75 सालों तक, 76 सालों तक जो इतनी दुश्मनी पाल ली, उस दुश्मनी का रिजल्ट क्या निकला, हम्म। राइट? तो भले ही वो बहुत 2% लोग होंगे, 3% लोग होंगे, जैसे आप होंगे, आरजू जी होंगे, शोएब होगा या और भी कई लोग जो जिन्हें मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, वो अच्छा, मेरा कोई मेरा शोएब मलिक और सानिया मिर्जा की ना ना तलाक से कोई ताल्लुक नहीं। मैं शोएब चौधरी की बात कर रहा था, अच्छा 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 अच्छा। राइट? सो ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपनी आवाज़ इस बारे में बुलंद कर रहे हैं और अपनी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाने भैया की राहुल, कोशिश आप कर बिल्कुल रहे ठीक हैं। कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो इनकलाब होता है ना वो यकदम नहीं आता है। ठीक है, रेवोल्यूशन इज जस्ट ऑर्गेजम। ठीक है, और ऑर्गेजम जो है वो वक्ती प्लेजर होता है। ठीक है, जो परमानेंट चेंज होती है ना वो हमेशा ग्रेजुअल होती है। एग्जैक्टली एवोल्यूशन जो है मैं ना वो लॉ ऑफ नेचर है, एवोल्यूशन जो है वो एग्जैक्टली मैं लॉ ऑफ इसको लाइफ है। तो जब हम राइट। लोगों के जहनों से ये जो नफरत है एक दूसरे के खिलाफ, इसको हम सोशल मीडिया के थ्रू आहिस्ता आहिस्ता से रिमूव करेंगे। और मैं पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की तरफ से माफी मांगता हूं जो इंडिया के खिलाफ हर्जा सराई करते हैं, गलत बातें करते हैं। और मैं उन इंडियन यूट्यूबर से भी कहता हूं जो पाकिस्तान के खिलाफ जाकर बोलते हैं कि कम से कम पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को पाकिस्तान और भारत की जो सरकारें हैं उनके फैसलों से अलग करके देखें तो उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही दिलकश पर्सपेक्टिव नजर आएगा जो कि हम लोग चेरिश कर सकते हैं, जो कि हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। राहुल, एब्सोल्युटली। और जो अभी आपने चेंजेस वाली बात बोली, इसको लेके एक फ्रेज मेरे अचानक मेरे दिमाग में आया कि चेंजेस हैपन ग्रेजुअली बट व्हेन दे जी। स्टार्ट चेंजिंग दे डू रैपिडली।
सो अभी एग्जैक्टली, अभी वो हम एक पॉइंट के ऊपर आकर वो चेंजेस एग्जैक्टली मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती हैं। एग्जैक्टली सो अभी अभी अगर इस बात को मैं देखूं तो एक पाकिस्तान में से जो वॉइस निकल रही है, बेहतरी की जो वॉइस निकल रही है, वो अभी एक ग्रेजुअल वाले सेगमेंट में है, जो कि धीरे धीरे वो वॉइस निकल रही है, पर वॉइस आ रही है और लोग उसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि अच्छा, आप सोशल मीडिया का जमाना है। मजे की बात ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जी बड़ा गम गुस्सा पाया जाता है कि नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर को इनॉग्रेट किया है और बाबरी मस्जिद की जगह के ऊपर राम मंदिर बनाकर कोई बड़ा जुल्म किया गया है। मैं इसकी पॉलिटिक्स में नहीं जाता, लेकिन मैं इन लोगों से सिर्फ ये सवाल करता हूं कि जब तुर्की में जो तुर्क प्रेसिडेंट है रजब तैयब उर्दगान, वो इस्तांबुल के आया सोफिया चर्च को जबरदस्ती मस्जिद में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके एग्जैक्टली ऊपर पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं कोई आवाज नहीं उठाते हैं। पाकिस्तान के प्रोविंस सिंध में जो हिंदू लड़कियां हैं 12-13 साल की, उन्हें जबरी तौर पर मुसलमान किया जाता है, उन्हें किडनैप किया जाता है, उन्हें उनके माँ बाप से दूर रखा जाता है, उस पर वो ये कोई आवाज नहीं उठाते हैं। उस पर कोई उसके आवाज नहीं। अलावा पाकिस्तान के अंदर जो मंदिर हैं, लाहौर के अंदर एक बड़ा मशहूर मंदिर था जैन मंदिर के नाम से अनारकली के पास, उसको बाकायदा बाबरी मस्जिद वाले इंसिडेंट के बाद बदले के तौर पर तबाह बर्बाद किया गया, उसके ऊपर भी ये लोग कोई आवाज नहीं उठाते हैं। पाकिस्तान की जो अकलियतें हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उसके ऊपर इन्होंने बहुत ज्यादा ब्लास्फेमी के मुकदमात कायम किए हुए हैं, लेकिन ये आवाज उठाते हैं जो पाकिस्तान के लोग जो हैं कि जनाब वहां पर राम मंदिर बन गया। अब ये कहते हैं जनाब वहां सदियों से वहां पर बाबरी मस्जिद आबाद थी। मुझे नहीं पता कि वहां पर बाबरी मस्जिद आबाद थी या क्या आबाद था, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ ये पता है कि इंडिया के अंदर जो हिंदू सिविलाइजेशन है वो 5,000 साल पुरानी है और मुसलमान जो हैं वो फॉरेन इन्वेडर्स हैं। तो ये बात लॉजिकल है कि अगर वहां पर कोई भी हिंदू रिमेन्स थी तो वो वहां पर पहले एग्जिस्ट करती थी, और उसके बाद अगर कोई मस्जिद बनी है तो वो बाद में बनी है। लेकिन इंडिया का जो मुसलमान है राहुल, वो अपने आप को कहां पर प्लेस करता है, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं। क्या इंडियन मुसलमान जो है अपने आप को अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी के साथ जोड़ता है, या वो अपने आप को इंडिया की नेशनलिस्ट आइडेंटिटी के साथ जोड़ता है, या वो दरमियान में कंफ्यूज है राहुल? वैस भाई, जो जो मेजोरिटी ऑफ द पढ़े लिखे लोग हैं मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, वो अपने आप को एक इंडियन आइडियोलॉजी से बहुत कनेक्ट फील करते हैं। उनके हम्म। लिए इंडिया पहले है और पढ़े फिर लिखे, मजहब पढ़े बाद में। लिखे, पढ़े लिखे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो क्योंकि कुछ कुछ परसेंटेज हर 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 कम्युनिटी में ऐसा होता है, जो आपको एक अच्छी सोच से मुख्तलिफ सोच वाले लोग मिलते हैं। तो इसलिए अगर हम एक बात करूं, या मैं अगर बात करूं, बताऊं, तो जो पढ़े लिखे और समझदार मुस्लिम कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं, जो कि मेजोरिटी ऑफ द लोग हैं, वो उन इंडियन आइडेंटिटी, इंडियन आइडियोलॉजी को से अपने आप को बहुत कनेक्टेड और बहुत लिंक फील करते हैं। उनके लिए कंट्री पहले होती है, उनका मज़हब लेकिन बाद में होता प्रॉब्लम तो है। ये है ना राहुल जी कि इंडियन मुसलमानों में पढ़ने लिखने का इतना ज्यादा रिवाज नहीं है। ठीक है, वो उस तरह से यूनिवर्सिटियों में हमें नजर नहीं आते हैं अपनी पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन के हिसाब से। ठीक है, वो हाँ, या तो अगर दर्जी होते हैं, या वो कसाई होते हैं, या वो टैक्सी ड्राइवर होते हैं। वो सारे वो काम करते हैं जिसमें आपको कोई प्रोफेशनल या एजुकेशनल स्किल नहीं चाहिए होती है, और इसी वजह से वो लोग ज्यादा आसान टारगेट होते हैं हिंदू मुस्लिम डिवाइड का, जो कि कायम करने की कोशिश की जाती है। आपके जो ओवैसी साहब हैं इंडिया में और इस तरह के जो दीगर मुस्लिम लीडर हैं, अब वो उन मुसलमानों के ऊपर रूल करने के लिए उन्हें ये कहते हैं कि आपके ऊपर इंडियन पीनल कोड के बाज लॉज का, तलाक के लॉज का एप्लीकेशन इसलिए नहीं होता है कि आप मुसलमान हैं। और ये बात मैं अरविंद सहारन को भी कह चुका हूं कि जो इंडिया के पॉलिटिशियंस हैं, वो इस तरह के मुस्लिम पॉलिटिशियंस को अपीज करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, जब इंडियन मुसलमानों को सेपरेट लॉज के तहत ट्रीट करेंगे और बकिया इंडियंस को सेपरेट लॉज के तरह ट्रीट करेंगे, तो फिर वो डिवाइड जो है वो कम नहीं होगी राहुल, वो डिवाइड जो है वो ज्यादा होगी, जो कि इंडिया के हाँ, बिल्कुल। सेकुलर फ्यूचर के लिए बहुत डेंजरस हो सकती है। बिल्कुल सही बोला आपने कि कुछ 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 पॉलिटिशियन बिल्कुल हैं जो कि अपने फ़ायदे के लिए इस तरह का डिवाइड क्रिएट करते हैं, इस तरह की थॉट प्रोसेस इंजेक्ट करते हैं, और उनको फॉलो करने वाले भी आपको बहुत नंबर्स में लोग मिल जाएँगे। और क्या होता है कि जब वो लोग एक ही झूठ को अगर बार-बार बोलेंगे, तो लोगों के बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ सर चढ़कर बोलने लग जाती है। और हम्म। वो उसको
एक एक पॉइंट पे आके बिलीव भी करने लग जाते हैं। जी हाँ। सो ये इश्यू है, ये प्रॉब्लम है, पर इस इश्यू को सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी एजुकेशन और अपने आप को बेहतर सोच करके ही बदला जा सकता है। अदरवाइज़ और कोई इसका बहुत तरीका खूबसूरत नहीं है, मैसेज नहीं है तो फिर राहुल, इसी मुझे तरह के लगता है कि पॉलिटिशियन जो हैं, हाँ, वो आपका फ़ायदा उठाते जाएँगे। आज की जो स्ट्रीम है उसका हम टाइम इसको यहाँ पर ख़त्म करते हैं, ताकि हम मुस्तकबिल में भी मिलते रहेंगे। लेकिन मैं ज़रूर, चलने ज़रूर, ज़रूर। जाने से पहले मैं आपको एक छोटी-सी नज़्म सुनाना चाहता हूँ, जो कि मैंने कविता लिखी है। प्योर उर्दू में है, दो कौमी नज़रिए, टू नेशन थ्योरी के ऊपर है। जिन लोगों को उर्दू समझ आएगी वो इसको एन्जॉय करेंगे, जिनको थोड़ी कम आएगी वो थोड़ा कम एन्जॉय करेंगे। लेकिन मैं फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड जो है अपने फीलिंग्स शेयर करना चाहता हूँ, राइट। और वो ये और है। मुझे ऐसा लगता है ओवैस भाई, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया, जी, जी। कि हिंदी और उर्दू जो हैं ये 2 बहनें हैं जी हाँ, और बिल्कुल ऐसा ही है। हम सब उन्हीं बहनों के बच्चे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये नज़्म कुछ यूँ है राहुल भाई के दो कौमी नज़रिया। मैं दिल्ली की साहतिया अकेडमी की किताबों को तरस गया हूँ। लाहौर में हूँ और गोवा के साहिल का नारियल पानी मेरी आंखों से वो दो कौमी नज़रिया बनकर रिश्ता है, जिसकी सोजिश हर चश्मे बीना को लहू रुलाती है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के तरक्की पसंद एक दूसरे के एजेंट हैं, और मैं गुलजार और लता के जिंदा सरापे की दीद, रेड क्लिफ के कलम की लर्जाहट में खोने वाला हूँ। मेरे शहर के सनेमा दीपिका की दीद की तरदीद करते हैं। जंगी तराने मेरी समातों में सीसा बन के गिरते हैं। जब जब वाघा बॉर्डर पे टांगे उठाने का मुकाबला देखता हूँ, तो पौंडीचेरी का फ्रांसीसी विरसा सिमट कर जवान इरफान खान के रिचर्ड पार्कर की तरह सहम जाता है। अब तो कानून साज असेंबली ने भी खित्ते के हालात को अपने अखलाक की तरह दगरगूं तस्लीम कर लिया है। सिपा सालार को अनारकली का सलीम कर लिया है, जो जमहूरियत को दीवार में चुनवाकर बैत की छड़ी इस जोर से अपने बेशकीमत मेज पे रसीद करता है कि धरती के बामोदर जालिब के नाम से चटकने लगते हैं। दूसरे मुल्कों में लोगों का पता होता है, यहाँ आवाज उठाने वाला लापता होता है, वो भी वो लापता जिसका सबको पता होता है। चंद्रगुप्त मौर्य का टक्साशीला निर्वाण हासिल कर चुका है। टेक्सला बनकर रसीदे शहरे पाकिस्तान हासिल कर चुका है। कलकत्ता की पानी पूरी दुबई में जायका खो देती है, और काली देवी काले कमरे को हंस देती है, रो देती है। कश्मीर खुदा बन के ऐसा शाहरक पे बैठा है कि ताजरों की दुआएं दरिया बन के सूख चुकी हैं। नेहरू, जिन्ना और गांधी की आखरत हनूज बहस तलब है, मगर उनके ओहदों के जख्म अब भी ताज़ा हैं। खलीज बंगाल में, दिल्ली और लाहौर के हाल में, जहां मैं साहतिया अकेडमी की किताबों को तरस गया हूं। 8 जनवरी 2020, जब लता जी जिंदा थी। क्या बात है! बहुत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो राहुल, इट वाज स्पेशली रियली नाइस टॉकिंग टू यू, और हम मुस्तकबिल में भी गपशप मारते रहेंगे, ठीक है? ज़रूर, ज़रूर, एब्सोल्यूटली हम लोग ज़रूर बात करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।